यस मैम। आई थिंक इसमें कुछ बचा नहीं है। लेट्स मी चेक द अदर टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का क्या है? अलारा प्रिंसिपल में करा चुकी हूँ आप लोगों को, यस मैम। है ना? तो अब करते हैं क्यूए वाला। देखो उसमें अगर आप लोग सिलेबस देखोगे, लेट्स मी शेयर योर सिलेबस। विजिबल? यस मैम। ठीक है। या देखो हम लोग थे इस वाले आपके ये 8वें टॉपिक पे, ठीक है? तो हम ये वाला जो है क्यूए प्रोसीजर एंड रिव्यू, क्यू वाला जो पार्ट है ना वो हम एक साथ कवर करेंगे, ठीक है? ये वाला जो पार्ट है क्यूए वाला, हम यहाँ से यानी कि इसको हम थोड़ा इधर, क्योंकि अजीब सा हो गया है ये 8 में क्यूए इधर दे दिया है फिर 11 से। ये बेटा बहुत पुराने सिलेबस है। ये एस्टिमेटेड डोजेज इन रेडियोग्राफी सीटी ये एक साथ लेंगे। तो अभी हम लेते हैं इवैल्यूएशन ऑफ इमेज क्वालिटी, और कहीं तो नहीं है कुछ इसका इवैल्यूएशन ऑफ इमेज क्वालिटी, नहीं, ये वाला 7th वाला लेते हैं। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि इमेज क्वालिटी की हमें मतलब बेटर इमेज क्वालिटी की व्हाई वी हैव टू रिक्वायरमेंट, ऐसा क्या है कि हम इमेज क्वालिटी की जो रिक्वायरमेंट है हमें अच्छी चाहिए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? थोड़ा सा मुझे बताइए, व्हाई वी हैव टू रिक्वायर द गुड क्वालिटी? फॉर बेटर डायग्नोसिस। वेरी गुड। और ये तो चलो फर्स्ट एक कह सकते हैं जो हमारी प्रायोरिटी है। हमारे देखिए प्रोफेशन का जो एथिक है ना, बेसिकली जो हमारा कहते हैं कि हर प्रोफेशन का एक एथिक होता है, ये बेस होता है। जैसे मान लीजिए ऑर्थोपेडिक्स हम बात करें तो ऑर्थोपेडिक्स का क्या है कि बोन्स रिलेटेड जो भी डिफॉर्मिटीज या जो भी चैलेंजेस है उसको ट्रीट करना। रेडियोलॉजी क्या है कि डिजीज को डायग्नोज करना। ऐसे ही हमारे प्रोफेशन का काम क्या है, ये कभी कभी बेसिक्स में पूछ लेते हैं कि हमारा बेसिक्स क्या है, मतलब रूट्स क्या है हमारे प्रोफेशन की। तो नंबर 1 क्या है, जैसा भी आपने बताया कि नंबर 1 कि वी हैव टू जस्ट क्रिएट द इमेज और डेवलप द इमेज विद मैक्सिमम डायग्नोसिस। वर्ड यूज करना है मैक्सिमम डायग्नोसिस, नॉट बेटर। बेटर तो उसी में आ गया, बेटर भी होना चाहिए। एक तो मान लीजिए आपने डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छी दे दी कि आपको ज्यादातर उसमें इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। जैसे मान लीजिए एमआरआई की इमेजेस हैं, ठीक है? एमआरआई की इमेजेस ऑलरेडी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस होती हैं, लेकिन आपने ऐसा प्रोटोकॉल लगाया कि जैसे नॉर्मल जैसे T1 वेटेड इमेज और T2 वेटेड इमेज है, आपने वो अप्लाई कर दिया, लेकिन पेशेंट को मान लीजिए थोड़ा सा कहीं पे कोई फ्लूइड है या पैथोलॉजी है, वो तो दिख ही नहीं रहा है इसमें। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी, ऐसी कौन सी टेक्निक आपको अपनानी है जिसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो मैक्सिमाइज हो सके? तो मैक्सिमाइज द इमेज इंफॉर्मेशन और डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन। एक तो डायग्नोस्टिक क्वालिटी, थोड़ा सा यहाँ माइक्रोस्कोपिक सी चीजें हैं, डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन एंड डायग्नोस्टिक क्वालिटी। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ब्रेन में कोई लाइक पैथोलॉजी है, ठीक है? कभी कभी क्या होता है कि पैथोलॉजी सिर्फ एक तरह की होती है कि एक तरह का ट्यूमर है या एक सिंपल टाइप की सिस्ट है कोई, मान लीजिए फाइब्रोटिक सिस्ट है लिवर में, या फिर फ्लूइड फिल्ड सिस्ट है, या फिर पस फिल्ड सिस्ट है। कभी कभी क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है। मैं एक एग्जांपल, सिस्ट समझते हैं सब लोग? सिस्ट पता है व्हाट इज सिस्ट? मैं ऑडिबल हूँ? हम फ्लूइड फिल्ड। नहीं बेटा, सिस्ट की जो है बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। सिस्ट की एक बहुत लंबी रेंज होती है, जैसे टाइप्स ऑफ ट्यूमर है ऐसे ही सिस्ट की भी बहुत सारी वेराइटीज होती है। लाइक अगर उसके अंदर एक होता है नॉर्मल से फ्लूइड भरा हुआ है, पैथोलॉजी नहीं है उसके अंदर, एक नॉर्मल सा पानी भर गया है, जैसे
हाइड्रोसेफेलस हम बोलते हैं, हाइड्रो का मतलब पानी भरा हुआ है। जब उसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के साथ है, उसके अंदर इन्फेक्शन भी है, तो वो पैथोलॉजिकल सिस्ट है। अब पैथोलॉजी कौन सी वैरायटी की है, कौन सी तरह की पैथोलॉजी है, तो वो हमें उसके लिए आपको बायोप्सी, या हम बायोप्सी क्यों करते हैं, हमें उस सिस्ट की या उस लीजन की हमें टाइप्स पता करना है, कौन सी पैथोलॉजी, वो आप डायग्नोस्टिक से ज़्यादा पता नहीं कर सकते। एमआरआई में कुछ चांसेस हैं कुछ हद तक। तो मैं वही कह रही हूँ कि जैसे अगर कॉम्प्लेक्स सिस्ट है कि वहाँ पे फ्लूइड भी भरा हुआ है, पैथोलॉजी भी भरी हुई है और फाइब्रोटिक भी है, मिक्स्ड कंपाउंड टाइप की, लेकिन आपको एमआरआई में आपने सिर्फ T1 T2 वेटेज लगाए तो वहां पे एक लीजन आ जाएगा कि हाँ भाई कुछ है यहाँ पर। तो वो क्या हुई आपकी डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन। अब डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन को इनहेंस्ड करना, दैट मीन्स उसको कैटेगराइज्ड करना, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो आप ही लोगों का काम है कि ऐसी इमेज क्रिएट करना कि इसकी इमेज क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो। ठीक है, नंबर 1 इमेज क्वालिटी बहुत बेस्ट होना चाहिए। और दूसरा मैक्सिमाइज द डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन, डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इन्हांस्ड हो सके। आपको ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, जैसे सिटी पे आप लोग सभी लोग काम करते हो, तो सिटी में क्या करते हैं कि नॉर्मल सिटी मान लीजिए पेशेंट को वो है इन्फाक्ट है, इन्फाक्ट समझते हैं, व्हाट इज इन्फाक्ट, थोड़ा सा बताएंगे व्हाट इज इन्फाक्ट। मैम टिश्यू को ब्लड नहीं रिसीव होता, ऑक्सीजन रिसीव नहीं होता, तो इन्फाक्ट के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे पुरानी चोट लग गई है, मान लीजिए बस बाई चांस पेशेंट को कोई पुरानी चोट लग गई, पुराना कभी स्ट्रोक आ गया उस पेशेंट को, तो क्या करते हैं हम इस केस में कि इन्फाक्ट कौन सा वाला है, नया है पुराना है कैसा है, तो हम क्या करते हैं पेशेंट को ऐसे केस में कभी कभी हम कॉन्ट्रास्ट स्टडी कराते हैं। हालांकि ये ऑलरेडी डॉक्टर से डायग्नोस्ट होकर आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ड्यूरेशन एनसीसीटी होने के लिए आया पेशेंट का, ठीक है, पेशेंट का एनसीसीटी होने के लिए आया, लेकिन मान लीजिए जैसे पेशेंट आया कि नहीं जी मुझे बहुत सर में दर्द हो रहा है, सिर्फ सर में दर्द है, उसे नहीं पता कि क्या चीज़ है, वो नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए आया है। ठीक है, बहुत से केस हमारे सामने भी ऐसे केस आए हैं कि नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए जाते कि नहीं जी इनको चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, ये बीच बीच में बेहोश हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो सबसे पहले ऐसी कंडीशंस में जहाँ आपकी क्लिनिकल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पा रहे हैं, मिक्स्ड हैं, कि चक्कर भी आ रहे हैं, तो डॉक्टर्स नॉर्मली क्या करते हैं कि एनसीसीटी लिख देते थे, जस्ट गो टू द एनसीसीटी। एनसीसीटी में क्या हुआ, जैसे ही आपने सिटी स्कैन किया तो पता चला पेशेंट के लीजन आ गया वहां पे, तो एट द टाइम इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल इमीडिएटली कॉन्टैक्ट। और जब वो रिपोर्ट प्रिपेयर होगी तो रिपोर्ट या तो ये क्या करते हैं कि रिपोर्ट को रोक देते हैं समटाइम्स कि भाई आप एक काम कीजिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, या डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियोलॉजिस्ट। ये काम कौन करेगा, ये रेडियोलॉजिस्ट का काम है कि भाई पेशेंट की उसकी 2-3 कंडीशन है। जैसे अब गवर्नमेंट में काम करते हैं तो इतनी सरदर्दी का टाइम नहीं होता है, वो क्या करते हैं कि रिपोर्ट बना के दे दिए कि भाई ये रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट में मेंशन कर देते हैं नीचे किसने ज्वाइन किया है। हाँ, सो रिपोर्ट में क्या मेंशन कर देते हैं कि रिपोर्ट में सजेस्टेड ऑफ एस ऑफ करके सीईसीटी कॉन्ट्रास्ट। तो पेशेंट को क्या किया हमने, उसको पेशेंट को सीईसीटी सजेस्ट किया कि भाई आगे फर्दर इवैल्यूएशन के लिए हमें सीईसीटी करना है आपका। ऐसे ही चीजें एमआरआई के साथ भी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो वो आपने कैसे पता लगाया, क्योंकि आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि लीजन है, पैथोलॉजी है, सिस्ट है, ब्लड है, क्या चीज है, हैमरेज है, नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि पैथोलॉजी चेक करने के लिए हम कॉन्ट्रास्ट स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट स्टडी करने का मतलब क्या है कि आप इमेज क्वालिटी को भी इनहेंस्ड कर रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं, दैट मीन्स, और आप डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन को आप इनहेंस्ड कर रहे हैं। तो अब इमेज क्वालिटी में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए। कुछ निकालती हूँ उसके इमेज क्वालिटी के ऊपर। अच्छा, मुझे सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि इमेज कंट्रास्ट और रेजोल्यूशन में क्या फर्क है, थोड़ा सा बताएंगे। व्हाट इज कंट्रास्ट एंड व्हाट इज
रेजोल्यूशन कहते ना कि इमेज का थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ा लो या इस इमेज का रेजोल्यूशन खराब है। कॉन्ट्रास्ट बेसिकली बैकग्राउंड से डिफरेंशिएट कर पाना। और रिजोल्यूशन हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट जो क्लोजली प्लेस हैं, इन दोनों को अलग अलग देख पाना। हाँ, एक हो गया। और रेजोल्यूशन किसे बोलते हैं? मैम यही रेजोल्यूशन होता है, लाइक वी आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन। वो तो अच्छा, रेजोल्यूशन बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे आपकी मोबाइल कैमरे की इमेजेस होती है, ठीक है, मोबाइल कैमरे की इमेजेस और जो डीएसएलआर की इमेजेस होती है, दोनों में क्या फ़र्क होता है? जो डीएसएलआर की हम लोग इमेजेस लेते हैं, जिसको हम एचडी इमेजेस बोलते हैं, तो उसमें क्या फ़र्क होता है? मैम उसका रेजोल्यूशन हाई होता है। मैम क्लैरिटी ज्यादा होती है उसमें। क्लैरिटी तो ज़्यादा होती है, लेकिन क्यों होती है? वही मैं जानना चाह रही हूँ। क्लैरिटी ज़्यादा होती है, डेफिनेटली ज़्यादा होती है, बट उसका रीज़न क्या होता है? मैम पिक्सल ज्यादा होता है उसका। हाँ, नहीं, बेसिक उसका पिक्सल ज़्यादा होता है। आपने कभी मोबाइल कैमरे की इमेजेस की साइज़ देखा है और डीएसएलआर इमेज का साइज़ देखा है कितना होता है? यस मैम, ज़्यादा एमबी का। भाई ज़्यादा एमबी के जो हैवी इमेज होती है, वो कौन सी होती है? डीएसएलआर की 35-40 एमबी की इमेजेस होती है। होती नहीं होती? जैसे आजकल वीडियोस चल रहे हैं, एक तो एचडी वीडियोस आते थे, पहले हम मूवीज देखते थे, एचडी में मूवीज देखते थे, लेकिन आजकल जो मूवीज आ रही हैं वीडियो क्वालिटी वो 4K और 8K क्वालिटी आ रही है। के किसके लिए, किसको इंडिकेट करता है? व्हाट इज के, व्हाट इज 4K, व्हाट इज 8K? के का मतलब क्या है? टीवी सब देखते हैं, मोबाइल आपके पास सबके पास है, तो कभी लॉजिक लगा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस के? 4K और एचडी में और 4K में क्या फर्क है? कहता नहीं कि इस वीडियो को भाई आजकल 4 और इवन 4K को देखने के लिए आपको स्पेशल डिस्प्ले क्वालिटी की भी जरूरत होती है। 4K को आप हर एक चीज में नहीं देख सकते। जैसे आजकल टेलीविजन आ रहे हैं, जो टीवी जो एलसीडी या एलईडी आ रहे हैं, वो 4K वाले आ रहे हैं। अब 4K उसमें ऐड कर दिया है। एचडी पहले आया करते थे, अब 4K आने लगा है। तो आप 4K की वीडियो आप उसी में देख सकते हैं जो कि आपको 4K को सपोर्ट करेगा। हर एक चीज टीवी में नहीं देख सकते। तो व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ के? मैम 1000। 1000, वेरी गुड। 1000 यानी कि उसका जो पिक्सल साइज है, जितना पिक्सल साइज बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, साइज नहीं, जितना नंबर ऑफ पिक्सल बढ़ेगा उतनी ज्यादा रेजोल्यूशन उसकी हाई आएगी। जैसे मैं एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ यहाँ से। ये विजिबल है? यस मैम। ये देखिए, इसमें एक होता है स्पाइशियल रेजोल्यूशन, ये भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। स्पाइशियल रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन होता है। अब इसमें देखिए कुछ चीजें तो आप लोगों की, ये आ गया पिक्सल साइज। कुछ चीजें तो देखिए आपकी जो डिस्प्ले रिलेटेड होती है। जब हम रेडियोलॉजी की इमेज क्वालिटी की बात करें, अभी हम सिर्फ इमेज क्वालिटी की बात कर रहे हैं, अभी हम रेडियोलॉजी टर्म हटा देते हैं उसमें से। तो जो इमेज क्वालिटी, इमेज की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है पिक्सल। इमेज की जो बेसिक यूनिट होती है वो है पिक्सल। पिक्सल किस फॉर्म में बना होता है? छोटा सा एक बॉक्स की फॉर्म में ऐसे बना होता है। इतने छोटे छोटे ऐसे होते हैं ना पिक्सल। अगर मालूम मैं इस इमेज को जूम करती चली जाऊं, तो कभी देखा है आप लोगों ने अपने मोबाइल कैमरा में, कहते हैं ना इसका पिक्सल फट जाएगा। जैसे Yes, आप कहते हैं ना, जैसे आप प्रिंटिंग के लिए जाते हो, लाइक मान लीजिए टी शर्ट पे आपको फोटो प्रिंट करानी है, या मोबाइल पे आपको कुछ प्रिंटिंग करानी, कुछ भी प्रिंटिंग करानी है, तो वो आपसे बेसिकली एचडी इमेज मांगते हैं कि हाई क्वालिटी इमेजेस दे दीजिए हमें। क्योंकि कोई जब उसको फैलाते हैं तो उसका पिक्सल ना फट जाए। कहता है कि भाई इसका पिक्सल फट रहा है, तो वो ब्लर ब्लर सी इमेज आने लगती है। देखो मैं, विजिबल है ना ये? यस मैम। पिक्सल क्वालिटी मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने, देखो इसमें इमेजेस दी हुई है बड़ी अच्छी से, तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली चीजें समझ में आए। यस, देखो ये विजिबल है?
Yes, ma'am. अब ये देख रहे हैं छोटे छोटे ब्लॉक टाइप के दिख रहे हैं आपको, ये स्मॉल स्मॉल ब्लॉक जैसे दिख रहा है, ये दिख रहा है। हाँ, तो इसका Yes, क्या ma'am. है, देखिए इसका क्या है, पिक्सल साइज चाहे आप देखिए कि एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक, ये पर्टिकुलर एरिया मान लीजिए, फ्रेम मान लीजिए एक तरीके का, तो इस अगर आपने कभी रात की पिक्चर ली, अगर आप उसको जूम करोगे तो एक टाइम के आने के बाद वो रुक जाएगी, जूम नहीं होगी, और उसकी एक मार्जिन चेक करोगे तो कुछ इस तरीके की मार्जिन दिखाएंगी, यानी कि आप उतने ही साइज तक उसको फैला सकते हैं, वो आपको उसका मैक्सिमम पिक्सल साइज है। अब यहाँ पे आप देखोगे, ये दिख रहा है इसका मार्जिन कितनी स्मूथ दिख रहा है, यहाँ पे एक एरिया में 100 पिक्सल है और यहाँ पे 1000 पिक्सल है, इस तरह से। तो यानी कि अगर हम बात करें, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं, तो पिक्सल पर यूनिट एरिया, और सिंपल लैंग्वेज में यानी कि नंबर ऑफ पिक्सल पर यूनिट एरिया, वो आपकी इमेज क्वालिटी है। अभी हम इमेज क्वालिटी की बात कर रहे हैं, और सॉरी रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो रेजोल्यूशन कब हाई होगा, जब आपके नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा होंगे उतनी ही रीजन में। सीटी और एमआरआई की इमेज में क्या फर्क होता है, सीटी और एमआरआई की इमेज में यही फर्क होता है, तो पिक्सल का फर्क होता है, क्योंकि सीटी की जो इमेज होती है उसमें लो पिक्सल्स होते हैं या फिर आपकी लो रेजोल्यूशन होता है, लेकिन उसका कंट्रास्ट हाई होता है। सीटी की इमेज का कंट्रास्ट बहुत हाई होता है, और एमआरआई की इमेज का रेजोल्यूशन बहुत हाई होता है, उसका कंट्रास्ट लेकिन कम होता है थोड़ा। तो अभी कंट्रास्ट, रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, ये टर्म्स आपको समझना बहुत जरूरी है, और एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम्स में, एक इमेज क्वालिटी के ऊपर जरूर से क्वेश्चन आता है, तो उसको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए कि इमेज क्वालिटी है क्या। तो अभी हम बात कर रहे हैं रेजोल्यूशन, ये एक तरीके का रेजोल्यूशन है, और ये पिक्सल है। पिक्सल क्या है, नंबर ऑफ यूनिट और बेसिक यूनिट ऑफ इमेज, ये इस तरीके के ब्लॉक्स होते हैं। फिर पिक्सल आते हैं वॉक्सल, यानी कि एक लाइन में कितने पिक्सल्स हैं इस लाइन में। अच्छा, आजकल एक और चीज और मैं बताऊं, जैसे लाइक देखो, जैसे ये है, एक मैं एग्जांपल समझाती हूँ, इसका सीटी में भी बहुत बड़ा रोल है। आजकल बहुत सारे एआई टूल आपकी अवेलेबल हैं, आजकल आप लोगों ने देखा होगा, ये याद है कुछ, ये जो मैंने इमेज लगाई है, कौन सी इमेज है ये, बचपन में याद हो तो, किसकी इमेज है ये? Mario. मारियो, वेरी गुड। पुराने जमाने का मारियो याद है? Yes, ma'am. कुछ ऐसा हुआ करता था, याद है? Blur type है. ये दिख रहा है, ये दिख रहा है मारियो। Yes, ma'am. तो पहले जमाने का मारियो ऐसा होता था, ब्लॉक ब्लॉक जैसे दिखते थे, क्योंकि वो 2D इमेज हुआ करती थी। 2D और 3D में क्या है, 3D में वॉल्यूम ऐड है। एक तो आप इसके मार्जिन देखो कितने क्लीन है, यानी कि आपकी इतने ही एरिया में नंबर ऑफ पिक्सल बहुत हाई है। जितना नंबर ऑफ पिक्सल हाई होगा उतनी ही आपकी इमेज क्वालिटी हाई होगी। अब उसमें क्या करते हैं, हम वॉल्यूमेट्रिक भी ऐड कर देते हैं, यानी कि जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ पिक्सल बढ़ता जाएगा, जिसको हम 3D में बोलते हैं, तो 4D आने लगा। 4D और 5D का मतलब क्या है, 4D और 5D का मतलब क्या है, 3D में क्या है आपका, इसमें वॉल्यूम ऐड हो गया, उसमें डेप्थ भी ऐड हो जाती है 4D में। जब हम मूवीज देखने जाते हैं, देखा है आप लोगों ने, एक चश्मा देते हैं अलग से देखने के लिए कि आपकी ये जो मूवी आई है 3D में आई है, तो वो Yes, वॉल्यूम, ma'am. वो वॉल्यूम, और आपको ऐसा लगेगा कि आप वहीं पे मौजूद हो। अभी वो देखते हैं ना, एक चश्मा सा लगा के देखते हैं, आजकल गेमिंग में बड़ा यूज होता है, आजकल बहुत मतलब मॉल्स वगैरह में बहुत सारे ऐसे गेम्स भी हैं। हाँ राइट, वीआर बॉक्स, तो वो क्या है, वो 3D इफेक्ट्स हैं सारे, तो वो सब पिक्सल का खेल है, सारा टोटल पिक्सल का खेल है, फिर उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। तो मैं इसका आपको रोल में बता रही हूँ कि इसका इमेजिंग में क्या रोल है, और अब तो इसका इतना बड़ा रोल हो चुका है। अगर आजकल अगर आप उस पे गूगल पे या उस पर देखोगे सॉफ्टवेयर, कि आप अपनी नॉर्मल मोबाइल की इमेज को डीएसएलआर इमेज में चेंज कर दो, आ रहे हैं ऐसे टूल्स बहुत बहुत ज्यादा। तो एक भाई अगर ऐसे होने लगा तो भाई डीएसएलआर कौन खरीदेगा, अगर मोबाइल का फोटो लो और डीएसएलआर में चेंज कर दो। लेकिन ऐसे जो टूल्स होते हैं कुछ हद तक आपकी इमेज क्वालिटी को बेटर कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, मान लीजिए आपकी ये इस तरह की इमेज है, वो एग्जैक्टली ऐसी तो नहीं होगी, लेकिन इससे थोड़ी बेटर हो जाएगी। वो क्या करते हैं कि कुछ इस तरीके की प्रोग्रामिंग की जाती है, वो एक अलग साइंस है, कंप्यूटर साइंस है। कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स किए जाते हैं, कुछ इस तरीके के कोड्स बनाए जाते हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके आसपास से मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें ऐड कर देता है।
तो ये पिक्सल की क्वालिटी थोड़ी सी इनहैंस्ड हो जाती है। सीटी और एमआरआई में भी ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स होते हैं। देखिए आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी इमेज दिखाती हूँ, 3D सीटी। सीटी अभी आपको सिर्फ वैसे ही पता है, लेकिन 3D और 4D बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है देखने में। ये विजिबल है? यस मैम। ये देखो, फुट की इमेज दिख रही है, तो इज विजिबल ना? यस मैम। कैन यू इमेजिन? इसके कार्टिलेजेस तक आप देख सकते हो सीटी। ये देखो, दिख रहा है? बोन्स की सरफेस आपको बहुत अच्छे से दिख रही है, बोन के मार्जिन आपको दिख रहे हैं। ये दिख रहा है? ये सीटी की इमेज है। कैन यू इमेजिन कि आप बॉडी के इनसाइड में छोटी सी छोटी चीजेस को देख सकते हो? ये देखो, ये दिख रहा है? कैन यू इमेजिन दिस इज ऑलमोस्ट नियरेस्ट टू योर रियलिटी। ये इमेज दिख रही है ना सबको? ये सिटी का 3D मॉडल है। इन मॉडल की ऐसे प्लानिंग की जाती है, ये सारे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। इसलिए सीटी एमआरआई की इमेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए आपको इमेज क्वालिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। ये पोस्ट प्रोसेसिंग इमेजेस है, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं कितनी बेहतरीन क्वालिटी की इमेजेस है। लेकिन अगर आप ये चाहे कि ये इमेज क्वालिटी आपकी 64 स्लाइस पे आ जाए तो नहीं आएगी। ये कॉम्पिटेबल डिवाइसेस होते हैं, ये मोर देन 128 स्लाइस सीटी मिनिमम चाहिए इसके लिए। और इसमें जब हम इस तरीके की 3D हमारे जी ना हमारे सीटी में तो आ जाते हैं 3D रेंडर टेक्निक से। नहीं, 3D रेंडर टेक्निक होगा, लेकिन एज इट इज ये वाली क्वालिटी नहीं होगी बेटा। इवन देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कुछ इस तरीके के जो स्कैन्स आते हैं ना, ये 128 से अबव वाली में आते हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है? इस तरीके का नहीं होगा, ये इस तरीके की इमेजेस नहीं होंगी आपके में। ये हाँ, ये देखिए पोस्ट प्रोसेसिंग दो तरह से होती है सीटिंग में, मालूम है आपको? एक तो कौन सी हो गई, जो लाइक आपने इमेज जो एक्वायर कर ली, आपने एक्सेल स्लाइड में एक्वायर कर ली, फिर आप क्या करेंगे, उसको 3D में चेंज कर दें। इसको 3D वॉल्यूम रेंडरिंग बोलते हैं। आपने क्या किया कि आपने एक्सेल में लिया, तो आप उसको कोरोनल और सजाइटल में देख सकते हो। उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम रेंडरिंग इमेज, ठीक है? उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम रेंडरिंग। ये जो होती है ये पोस्ट प्रोसेस इमेज होती है, इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। उसमें बहुत सारे कॉलम्स आते हैं कि आपको क्या देखना है, आपको परफ्यूजन देखना है, सीटी के लंग्स देखने हैं। अब ये देखिए, ये दिख रहा है साइड में, ये वाली इमेजेस देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत कलरफुल है, ये दिख रहा है? तो उसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स होती हैं। ये सॉफ्टवेयर कभी कभी जो हाई स्लाइस मशीन्स होती हैं उनके साथ आते हैं कुछ। अब ये देखिए, इस इमेज को ध्यान से देखिए, ये दिख रही है? यस मैम। दिख रहा है? देखो यहाँ पे आपको स्किन की मार्जिन भी दिख रही है। अब यहाँ चलो उसको दिखाती हूँ, उसको अच्छे से दिखेगा। ये देखो, कैन यू बिलीव, आपको किडनी की मार्जिन एकदम सही दिख रही है, एब्डोमेन एरोटा दिख रहा है, ये सारी वेसल्स दिख रही हैं आपकी, ये बोन्स दिख रही हैं, ये आपकी रिब्स दिख रही हैं। ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर रिकंस्ट्रक्शंस हैं। आपका जो डेटा है आपके पास, उसी डेटा से अब आपको मान लीजिए आपको रिब्स नहीं देखनी है जी, हमें रिब्स नहीं देखनी, हमें सिर्फ वेसल्स देखनी है। तो उसमें आप क्लिक करोगे, एक क्लिक करोगे और वहां पे आपको वेसल्स आ जाएंगे। ये देखिए, ये आपके सारा वस्कुलर रिलेटेड आ गया सारा। लेकिन इसको इनहेंस्ड करने के लिए हमको कंट्रास्ट देना पड़ेगा। ये बिना कंट्रास्ट के नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये इमेजेस बिना कंट्रास्ट के नहीं आएगी। कुछ और अगर मान लीजिए 500 जो 512 स्लाइस की जो सीटी मशीन आ रही है उसमें आ जाएगा ये। लेकिन अभी हम 128 की बात कर रहे हैं। ये देखिए, दिख रहे हैं इसके, ये देखिए कितने ब्यूटीफुली सारे ब्रांचेस आपको दिख रही हैं। तो ये क्या है? ये सारे हाई रेजोल्यूशन, ये बहुत हाई एडवांस सॉफ्टवेयर है बेटा। साइंस बहुत आगे पहुंच चुकी है। अभी आई थिंक पिछले हफ्ते में विजिट भी आई भी थी एग्जाम लेने के लिए, आप लोगों ने देखा भी, मैं एग्जाम लेने आई थी बच्चों का। तो वही वाइवा लेते टाइम आई फील दैट दैट्स अ प्रॉब्लम विद द यूसीएमएस स्टूडेंट, कि आप लोग ना सिर्फ थ्योरेटिकल पे ध्यान देते हो। आपने क्या करा कि जो आपको पढ़ा दिया गया, अब तो ऑनलाइन की वजह से थोड़ा सा आप लोग को, आई कैन अंडरस्टैंड दैट्स प्रॉब्लम कि ऑनलाइन के साथ बेटा प्रॉब्लम है थोड़ी। वो भाई वो तो देखो बेटा, यूनिवर्सिटी का अपना इशू है कि वो फैकल्टी कैसे अरेंज करते हैं, बट एटलीस्ट आप लोगों के लिए कुछ अरेंज तो किया।
हमारे लिए तो वो भी नहीं था, हमारे लिए तो टीचर ही नहीं थे, खुद पढ़ो खुद करो। तो एटलीस्ट आपको जो चीज मिल रही है आप उसको अच्छे से कीजिए। तो जो आपको ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं है कि आपको बस लगा के छोड़ दिया और भाई लेक्चर चल रहा है, अपने लास्ट में भाई अटेंडेंस के टाइम पे बोल देंगे। तो थोड़ा साइकोलॉजिकल आई कैन अंडरस्टैंड, इसलिए मैं कभी भी बहुत 1 घंटे से कम की ही क्लास लेती हूँ ताकि एटलीस्ट आप लोगों को समझ में आ जाए। मेरा मेन कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट, आपका थ्योरी आपको समझ में आनी चाहिए। देखने को तो आप कहीं से भी लिख लोगे, बहुत मटेरियल आप लोग के पास है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए। मैं बार बार बोलती हूँ, कोई क्वेरीज होती हैं तो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में पूछ लो, बाद में पूछ लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वापस आते हैं हम पिक्सल क्वालिटी पे। ये देखिए वही पिक्सल है, ये देखिए ये आपकी डिस्प्ले इमेज जो भी है उसके छोटे से ब्लॉक की यूनिट को हम पिक्सल बोलते हैं। जब इसकी रोज होती है लाइक ये वाली, ये पूरी रोज और ऐसे करके जो होती है उसको हम बोलते हैं वॉक्सल, पिक्सल वॉक्सल। ठीक है, उसी से ही फिर आपकी इमेज बनती है फर्दर। सो पिक्सल क्वालिटी का सिटी में क्या इमेजरी या मेडिकल इमेजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपका यही। अच्छा, अब हम पिक्सल को मेडिकल साइंस से जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हम पिक्सल बनते कैसे हैं, इसलिए मैं बिल्कुल रूट से लेके जा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक्स में लेके जा रही हूँ। पिक्सल जो है ये रेडियोलॉजी की इमेज बनती कैसे है कि मान लीजिए ये एक पिक्सल है छोटा सा, ठीक। अगर आप देखोगे इसको हम बोलते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग। ये जो होती है ये एक्चुअली कंप्यूटर साइंस में एक पूरी ब्रांच होती है जिसको हम मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग पूरी एक मेडिकल कंप्यूटर साइंस में एक ब्रांच है। मेरी भी पीएचडी एक्चुअली इमेज प्रोसेसिंग पे ही चल रही है, मैं इमेज प्रोसेसिंग पे ही काम कर रही हूँ एक्चुअली। तो ये वाली इमेज मैं डाउनलोड करती हूँ। आपको एक मैं एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझा दूंगी कि जो हमारी रेडियोलॉजी की जो इमेजेस होती हैं वो बनती कैसे हैं। कि जो हम ब्लैक एंड वाइट, हमें ये तो पता है कि भाई ये ब्लैक इमेज है, यहाँ पे ब्राइट दिखेगा तो भाई ये हमारा कंट्रास्ट है, और ये ब्लैक दिखेगा तो ये एयर है या फिर ये डेंसिटी है। लेकिन ये डेंसिटी पिक्सल में कैसे चेंज होती है, अब आप ये बताइए। आपका तो एक्सरे है, आपने तो फिल्म में तो चलो ये देख लिया कि फिल्म का जो आपका सिल्वर हैलाइट्स है उसने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये डिजिटल इमेज कैसे बनती है? डिजिटल इमेज का मैं आपको बताती हूँ। इधर की इमेज विजिबल है ये बेटा? यस मैम। ये एक एमआर की इमेज प्रोसेसिंग है। मैं एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ। एमआर का थोड़ा देखो, हर एक सिस्टम का जो प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, ठीक है, यानी कि इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम सबका अलग अलग होता है, लेकिन सबका जो मेथड होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश कीजिएगा कि सबका जो बेसिक्स होता है वो सेम होता है। ये मान लीजिए जैसे ये आपको दिख रही है, ये एमआरआई की इमेज है एक्चुअली। हम इसको सिटी इमेज कंसिडर कर सकते हैं। चलो मैं सिटी में भी मैं आपको दिखा दूंगी। लेट्स मी चेक अगर सिटी में मिलता है सिटी इमेज प्रोसेसिंग। सीटी और जो रेडियोग्राफिक इमेजेस होती हैं, हाँ दैट्स गुड। सीटी की या फिर एक्सरे रिलेटेड, अभी देखिए हम रेडियोलॉजी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक हम कर रहे हैं एक्सरे बेस्ड, यानी कि एक्सरे से जो कन्वर्ट होकर इमेजेस बन रही है, दूसरा एमआरआई। अभी हम अल्ट्रासाउंड की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ एक्सरे से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे सीटी है, सीटी की ये दिख रहा है आपको, ये स्लाइसेस में हमने इमेजेस ली। तो ये जो पिक्सल और वॉक्सल बनते हैं, ये जो छोटे छोटे ब्लॉक दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले छोटे ब्लॉक, ये हर एक ब्लॉक अपनी इंटेंसिटी लिए होता है। यानी कि ये जो ब्लॉक बनते हैं ना, अब हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में घुसते हैं कि मान लीजिए एक्सरे पेशेंट के ऊपर पड़ी। ठीक है, पेशेंट के ऊपर पड़ने के बाद वो कहाँ जाती हैं? डिटेक्टर्स में। भाई डिटेक्टर्स में भाई जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन होगी।
डिटेक्टर्स में जाने के बाद वो क्या होगा, वो उसको प्रोसेस करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सिंटिलेटर डिटेक्टर्स हैं, वो क्या करेगा, एक्सरे को पहले लाइट में चेंज करेगा, फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज कर देगा। अब यहाँ से हमारा इंटेंसिटी का गेम शुरू होगा। यहाँ पे हम हमारी जो इंफॉर्मेशन हैं वो इंटेंसिटी रिलेटेड है, यानी कि एक्सरे की इंटेंसिटी। तो जो पेशेंट के अंदर से जो रेडिएशन निकल रहा है, दे हैविंग द पेशेंट इंफॉर्मेशन, उसके पास क्या है कि इमेज की इंफॉर्मेशन है। तो अब हम नॉर्मली अगर आप सीटी की इमेज देखोगे तो वहाँ ब्राइट पोर्शन देखोगे तो आप बता दोगे कि भाई ये तो बोन है, ब्लैक दिख रहा है तो ये लंग्स है, लेकिन ये इमेज में कैसे कन्वर्ट हुआ? तो ये कंप्यूटर के अंदर बहुत बड़े बड़े एल्गोरिदम लगाए जाते हैं। एचयू स्केल पढ़ा है आप लोगों ने? एचयू स्केल पढ़ा नहीं पढ़ा, ये बताइए पहले। Have you read it? Yes, ma'am. हाँ, तो एचयू स्केल में यही होता है। तो एचयू स्केल क्या करता है, मैं अभी सीटी से रिलेटेड बात कर रही हूँ कि एचयू स्केल क्या करता है कि आपकी जो सिग्नल इंटेंसिटी आ रही, जो रेडिएशन इंटेंसिटी आ रही है, उसको लाइट में चेंज करेगा, उसको फिर एल्गोरिदम में चेंज करके एचयू स्केल में चेंज कर देगा। तो एचयू स्केल में हमने क्या किया, +1000 से लेके -1000 तक स्केल बता दिया कंप्यूटर को कि भाई ये हमें बताना पड़ता है, ये ट्रेनिंग देनी होती है, ये सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं जो कि इंजीनियरिंग वाला पार्ट है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई कंप्यूटर को तो कुछ नहीं पता, इसको तो 0 और 1 पता है बस, उसके अलावा कुछ नहीं मालूम होता है। तो हमने क्या किया कि ऐसे कोडिंग्स तैयार की। तो हमने ये बोला कि ये हमारा एचयू स्केल है और उसमें अगर +1000 होगा तो ये मैक्सिमम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि हाईएस्ट डेंसिटी, जो कि व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा हमने -1000 उसको बता दिया कि ये हमारा -1000 है, जो कि डार्क ब्लैक और एयर को इंडिकेट करेगा। फिर इसके बीच में हमने डिफरेंट स्केल बता दिए कि भाई अगर 500 से 600 के बीच में होगा तो ये वाली बोन होगी, और अगर 50 से 60 के बीच में होगा तो हमारे लंग्स होंगे, इसके बीच में होगा। जैसे जैसे हम माइनस में आते जाते हैं तो दैट मीन्स वो हमारे एयर में आता जाता है, जैसे जैसे हम प्लस में जाते जाएंगे वो हमारे बोनी रीजन्स में आता है। और वाटर को हमने 0 दे दिया। तो ये जो वैल्यूज हैं, जो मान लीजिए हमने स्केल जो हमने बताया एचयू स्केल, वो इंटेंसिटी यहाँ भरी होती है। ये जैसे मान लीजिए अब ये इंटेंसिटी है, दिख रही है, ये आधा ब्राइट है आधा ब्लैक है, ये देख रहे हैं ना, लंग्स की इंटेंसिटी है एक तरीके से अगर देखा जाए। मतलब एक ये देखिए, अगर आप हम इस पिक्सल को देखें, ये वाला पिक्सल दिख रहा है, तो ये पिक्सल क्या है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लंग्स के लिए हुए हैं, बाकी की इंफॉर्मेशन फ्लूइड लिया हुआ है। तो ये एल्गोरिदम में चेंज किया जाता है। एक होते हैं, अगर पढ़ा हो, 2D ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, 2D ट्रांसफॉर्मेशन होता है, 3D ट्रांसफॉर्मेशन एंड 4D ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है कि इसी सिग्नल्स को आपकी इंटेंसिटी, सॉरी, जो आपके एक्सरे सिग्नल्स आते हैं उसको एल्गोरिदम में चेंज करता है। एल्गोरिदम क्या करता है, वो पिक्सल को बताता है भाई तुम्हारे पास अगर ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो फिर तुम ये वाला कलर दोगे, ये वाली वैल्यू आएगी तो तुम ये वाला कलर। ये सॉफ्टवेयर का काम होता है। तो इसलिए हमें इमेज क्वालिटी का बहुत ध्यान देना होता है। आप जो इंफॉर्मेशन दोगे, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना जैसे एक्सरे करते टाइम कि भाई उसका FOV कम कर दो। FOV का मतलब फील्ड ऑफ व्यू। मान लीजिए अगर आपको रिस्ट का एक्सरे करना है और अगर आपने FOV पूरा खोल दिया, तो आपने क्या किया कि आपकी इंफॉर्मेशन कम पहुंचेगी वहां पे, मतलब दैट मीन्स वो रेडिएशन ज्यादा खोल दिया तो भाई आपका तो सिर्फ छोटा सा रिस्ट ही तो है। लेकिन अगर आपने कॉलीमीटर यूज किया तो जो एक्सरे आपके इधर उधर भागेंगे, जो हवा में वेस्ट हो जाएंगे, आपने क्या किया कि उसकी इमेज क्वालिटी को बढ़ाने में यूज किया। वही वाला है कि 1 सेंटीमीटर एरिया में आपके 100 पिक्सल हैं और 1 सेंटीमीटर एरिया में आपके 1000 पिक्सल हैं। समझ रहे हैं? जैसे अगर हम बात करें लाइक वाटर पाइप होता है, पानी लेते हैं वाटर पाइप से, तो मान लीजिए पाइप का वॉल्यूम तो वही होता है ना। हम क्या करते हैं कि पानी की स्पीड को घटाते बढ़ाते हैं। अगर कम स्पीड होगी तो पानी का वॉल्यूम कम निकलेगा, और ज़्यादा स्पीड होगी तो पानी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा निकलेगा और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन एरिया तो आपका उतना ही है ना। तो जितना एरिया, इसको कॉन्सेप्ट को समझिए, इसलिए मैं इमेज क्वालिटी समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर छोटा इमेज एरिया है, इमेजिंग एरिया है, तो हमें वहाँ पे FOV हमेशा कम रखना चाहिए जितना कि हमें ज़रूरत है। जैसे अगर हम एब्डोमेन का CT कर रहे हैं या चेस्ट का CT कर रहे हैं तो सिर्फ हमें दोनों साइडों से 1-1 इंच छोड़ना चाहिए, क्योंकि बाकी का अगर आप ज्यादा खोल दोगे तो वो अननेसेसरी एयर में चला जाएगा और वो वेस्ट होगा, जो कि इमेज क्वालिटी को डिग्रेड कर देगा।
बाकी का क्या किया आपने, एफओवी कम करके वही फोटोन्स इमेज में इस्तेमाल कर लिए कि भाई तुम, एक होता है ना कि जैसे एक छोटा सा कमरा अगर आप बनाते हो, कोई घर बनाते हो और आपने 10 दिन का टारगेट लेके चले हो, लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ 2 ही मजदूर लगा दिए, 2 मजदूर लगाए तो 10 दिन में तो बहुत स्लो हो जाएगा। वो कितने दिन ले लेगा भाई, वो तो 20 दिन में ले लेगा, 40 दिन में ले लेगा। 2 मजदूर धीरे धीरे काम करेंगे। और अगर मान लीजिए आपने उसी घर को बनाने के लिए या उसी कमरे को बनाने के लिए 10 मजदूर लगा दिए, 10 मजदूर क्या करेंगे, रातों रात में बना के खड़ा कर देंगे तेजी से। तो आपने क्या किया, लेबर बढ़ा दी ना, आपका मटेरियल सब कुछ सेम है, आपका एरिया भी वही है, मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल भी वही है, लेकिन आपने इधर अपने नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ा दिए। तो कुछ इसी तरह से मान के चलिए कि एक्सरे की जो इमेज होती है वो यही चीज होती है कि अगर आप एरिया बड़ा लोगे और इंफॉर्मेशन कम है तो भी प्रॉब्लम होगी, और अगर आपने इंफॉर्मेशन आपको छोटी सी चाहिए और आपने रेडिएशन बहुत ज्यादा खोल दिया तो आपकी वेस्ट चली जाएगी और अननेसेसरी रेडिएशन डोज भी बढ़ेगी। तो अभी हम थे इमेज क्वालिटी पे, हम बात करते हैं रेडिएशन डोज पे। तो सीटी के साथ इन डिजिटल, अच्छा हमें क्या है कि अगर मान लीजिए हमें अच्छी क्वालिटी चाहिए इमेज की तो नंबर ऑफ फोटोन्स भी हमें चाहिए होंगे। नंबर ऑफ फोटोन्स क्या है कि नंबर ऑफ फोटोन्स आपकी रेडिएशन डोज बढ़ाते हैं। तो दैट्स वाई जो डीआर सीआर जो आजकल बड़ी कॉम्पिटिशन्स है वेंडर्स में या मशीन्स में कि हमारी मशीन ज़्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी दे रही है, हमारी मशीन ज़्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी दे रही है, तो वो कंपनसेट क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि आपका जो डेटा है वही सेम डेटा, उस डेटा में हम एआई लगा के या सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग करके उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपनी ऐड कर देते हैं, तो वो आपके रेडिएशन डोज को कॉम्प्रोमाइज करके आपको बेटर इमेज क्वालिटी देते हैं, यानी कि कम रेडिएशन डोज में अच्छी इमेज क्वालिटी आपको मिल रही है। यही आपके मशीन्स का एजेंडा होता है कि आपकी रेडिएशन डोज भी कम लगेगी और आपको इमेज क्वालिटी भी बढ़िया मिलेगी। यही कंपटीशन है आजकल की, जितनी भी वेंडर्स आते हैं कि भाई हमारा रेडिएशन डोज भी तो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है कि वी हैव टू मैक्सिमाइज द डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन विद लेसर द रेडिएशन डोज। हमारे उसूल हैं हमारे प्रोफेशन के कि मैक्सिमम इमेज क्वालिटी देनी है और मैक्सिमम डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन देनी है विद मिनिमाइजेशन ऑफ रेडिएशन डोज, कि हम रेडिएशन डोज को कम भी कर सकें और हम अपनी इमेज क्वालिटी को बढ़ा सकें। दैट्स वाई हम इमेज क्वालिटी की, अब इसमें क्या है कि मैं थोड़ा सबका अलग अलग थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि एक्सरे की इमेज क्वालिटी, सीटी की इमेज क्वालिटी और एमआरआई की इमेज क्वालिटी। देखो एमआर में तो कोई झंझट है ही नहीं है, एमआर में रेडिएशन का चक्कर है ही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप अगर वहाँ पे टाइमिंग्स के चक्कर है कि अगर आप थोड़ी ज़्यादा रेजोल्यूशन दोगे तो वहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि कुछ सिग्नल ज़्यादा चाहिए उसको। सीटी और एक्सरे में क्या है कि अगर आपको अच्छी इमेज क्वालिटी चाहिए तो अच्छी इमेज क्वालिटी के लिए आपको डेटा भी तो ज़्यादा चाहिए ना। तो वहाँ पे क्या है कि आपको, जैसे मैंने अभी कुछ इमेजेस आपको ये वाली दिखाई थी, ये जो इमेजेस दिखाई मैंने आपको, ये लाइक दिख रही है ये वाली इमेजेस। जब हम वस्कुलर स्टडीज करते हैं, जब हमको अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम 3D स्टडी करते हैं कभी भी, मान लीजिए हमें ये वाली इमेज बनानी है, 3D इमेजेस जब कभी हम बनाते हैं तो हमें स्लाइस थिकनेस बहुत कम लेनी पड़ती है। Whenever you wish to draw the 3D रिकंस्ट्रक्शन, जैसे दिखना ना, ये सीटी के वस्कुलर स्टडी है, कार्डियक स्टडी है, ये दिख रही है, ये देखिए, ये आपको दिखेगा, ये एक्चुअल सीटी की इमेज है, ये दिख रही है ना, सीटी की इमेज है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ वेसल्स ली हैं, ये और क्लोज से दिखाया है, ये पूरा कंप्लीट हार्ट का स्ट्रक्चर है। तो जब हम इस तरह की स्टडी करते हैं, ये दिस टाइप ऑफ स्टडी जितनी भी आपको दिख रही है, इज विजिबल ना, ये देखिए, ये आपको और अच्छे से दिखेगा। तो जब हम इस तरह की स्टडी करते हैं, 3D स्टडी करते हैं इन सीटी स्कैन्स में, तो हमेशा हमें क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, फिर हमें यह रेडिएशन डोज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है क्योंकि हमें 3D स्ट्रक्चर्स चाहिए। तो 3D स्ट्रक्चर्स जब हमें बनाने होते हैं तो हमें स्लाइस थिकनेस बहुत ही कम लेनी पड़ती है, इवन 0.63 mm, 0.63 का आप समझ रहे हो मतलब, जो जीई में जाती है मिनिमम स्लाइस थिकनेस 0.63 mm, 0.6 mm। आप सोच सकते हैं mm ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, उसको भी 0.6 आप कर दो, 0.2 mm कर दो, तो कैन यू इमेजिन हाउ मच द थिन रेडिएशन डोज।
और जितना नंबर ऑफ स्लाइसेस आपके बढ़ेंगे तो उतना नंबर ऑफ रेडिएशन डोज भी बढ़ेगा। रेडिएशन डोज जो होता है स्लाइस थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको लिख लीजिए कहीं पे, ये लाइफ टाइम बहुत काम आएगा आपके, कि स्लाइस थिकनेस सॉरी रेडिएशन डोज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लाइस थिकनेस, यानी कि जितनी थिन स्लाइस होगी उतना ही ज्यादा रेडिएशन डोज जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज को? इसको लिख लीजिए कहीं पे भी कि थिनर द स्लाइस हायर द रेडिएशन डोज, और उसमें इमेज क्वालिटी बेटर होगी। थिकर द इमेज लेसर द रेडिएशन डोज। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा हमेशा कि जितनी थिन स्लाइस लेनी है उतनी रेडिएशन डोज के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं अगेन फिर बोल रही हूँ, फिर वेंडर्स ने क्या किया कि वेंडर्स ने, अब ऐसा तो नहीं है कि आप 10 mm की स्लाइस ले लो, 10 mm की स्लाइस पे आप 3D करोगे, इज नॉट पॉसिबल। दे हैविंग द एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है कि एटलीस्ट 1 mm की स्लाइस तो होनी चाहिए। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स, कुछ कंपनीज ये दावा करती हैं कि भाई हम 1 mm पे भी बहुत अच्छा 3D रिकंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये डिपेंड करता है वेंडर्स के ऊपर भी कि कितनी थिनर स्लाइस पे कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो। तो ये जो पार्ट है ये आपकी इमेज क्वालिटी का ही पार्ट है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ रहे हैं व्हाट इज अब ये इमेज देखिए, कोई बता सकता है किस चीज की इमेज है ये? किस चीज की इमेज है ये? हेड एंड हेड सिटी है। ये हेड सिटी है। अब इस इमेजेस को देखिए, ये एमआरआई की इमेजेस दिख रही है T1 T2 वेटेड में। अब आप सिटी एमआरआई की इमेजेस में देखिए कितना फर्क है। सिटी की इमेजेस में क्या था कि वो इमेज आपको ग्रेनी ग्रेनी सी दिखेगी, तो उसका रेजोल्यूशन लो है। ये एमआर की इमेजेस देखिए कितना ब्रेन, कितनी स्मूथ मार्जिन दिख रही है, दिख रही है ये इसको पेशेंट को, ये दिख रहा है, इसको हैमरेज हो रखा है पेशेंट के ऑलरेडी, स्ट्रोक आया हुआ है, दिख रहा है पेशेंट को स्ट्रोक आया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। अब ये देखिए एक इमेज और दिखा रही हूँ, ये दिख रहा है, ये देखिए इसके बॉर्डर कितने क्लियर दिख रहा है। एक दूसरा पहला स्ट्रोक ये था, दूसरा स्ट्रोक में ये देखिए मार्जिन बना हुआ है। तो एमआरआई की इमेजेस के क्या है, रेजोल्यूशन बहुत हाई होते हैं। ये देखिए इसमें तो खैर एमआरआई आप लोगों ने इमेजेस का नहीं देखा होगा, लेकिन मैं चलो थोड़ा बहुत मैं बता दूंगी। ये देखिए एमआरआई का ये फ्लूइड दिख रहा है सारा, इसमें T1 वेटेड इमेज, T2 फ्लेयर, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। तो सीटी का क्या होता है, सीटी का कंट्रास्ट अच्छा होता है, एमआरआई का रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन योर मशीन, टाइप ऑफ द मशीन एंड वेंडर्स, कि आपके वेंडर्स कौन है। जैसे देखिए आपकी कंपैरेटिव अगर स्लाइस की इमेजेस देखें तो आपको एटलीस्ट ये अगर मान लीजिए 2 स्लाइस या 4 स्लाइस की इमेजेस देखें, 64 स्लाइस की सीटी इमेजेस देखें, चलो मैं देखती हूँ। uh, 128 का डबल कितना हुआ बच्चों? 3 समथिंग होता है ना। 128 का डबल, हाँ कितना? 256 स्लाइस सीटी ब्रेन हेड सीटी इमेज। अगर आप कंपैरिजन करोगे ना, जैसे स्लाइस सीटी का भी कंपैरिजन करोगे, जैसे 128 स्लाइस सीटी, ठीक है, और अबव या 64 स्लाइस सीटी, तो इसकी जो ग्रेनीनेस है, ये जो ग्रेनी सी इमेज दिख रही है ना, डॉट डॉट से, इसमें आपको जैसे जैसे आप हायर स्लाइस में जाओगे ना, ये आपको कम होता चला जाएगा, ये ग्रेनीनेस आपकी कम होती चली जाएगी। आप कंपेयर करके देखना कि आप 16 स्लाइस की इमेज कंपेयर करके देखना और 256 स्लाइस सीटी की इमेज कंपेयर करके देखना, तो यू कैन सी द डिफरेंस। तो उस इमेजेस में क्या है, जैसे जैसे आप स्लाइसेस बढ़ा रहे हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि स्लाइसेस जो जैसे 128 स्लाइस मशीन है, 320 स्लाइस मशीन है, 64 स्लाइस मशीन है, इसमें फ़र्क क्या होता है, ये बनती कैसे है। तो ये इसी के बेस पे आपकी इमेज क्वालिटी भी बनती है। ये देखिए आपकी सीटी की परफ्यूजन इमेज है, ये सीटी परफ्यूजन, बड़ी कलरफुल इमेजेस होती हैं, बड़ी खूबसूरत होती है। ये देखिए ये इस तरह से इमेजेस होती हैं, लेकिन ये आपको मिलेंगी
128 से ऊपर स्लाइस इसकी मशीन में मिलेगी। ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये खरीदे जाते हैं अलग से। देखिए जैसे आपकी मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन में कुछ तो आपके कुछ सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आते हैं इनबिल्ट, जिसको हम बोलते हैं इनबिल्ट सॉफ्टवेयर। जैसे आपका फ़ोन डायरेक्टरी हो गई, ठीक है? अब तो फ़ेसबुक भी किसी-किसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आने लगा है, इनबिल्ट आने लगा है। व्हाट्सएप कुछ कंपनीज़ ऑलरेडी इनबिल्ट दे रही हैं। तो जब आप मोबाइल खरीदते हो तो बहुत से सॉफ्टवेयर आपके उसके साथ आते हैं, इनबिल्ट आते हैं। और बाद में क्या करना होता है, कुछ आपको जो आपको ज़रूरत है, उतने सॉफ्टवेयर अब आपने इंस्टॉल करते जाओगे। तो कुछ तो मान लीजिए मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, भाई व्हाट्सएप आप फ्रीली ले सकते हो, उबर हो गया, ओला हो गया, ये आपकी ज़रूरत की ऐप है, तो आपने फ्री इंस्टॉल कर लिया। तो ऐसे ही मशीन्स में क्या होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो कंपनी फ्री देती है कि भाई हम ये फ्री दे रहे हैं, जो बेसिक्स होते हैं। अब वो डिपेंड्स होता है परचेज़िंग के टाइम पे आप कैसा डील कर लेते हो, कि आप कुछ सॉफ्टवेयर उनसे है पेमेंट लेकिन आप फ्री वर्ज़न में करवा लेते हो उनको डेली रूटीन में। जैसे एमआरआई की हम बात करें, तो एमआरआई में जो डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग होता है, फाइबर ट्रैकिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है वो लाइसेंस्ड है, वो खरीदना ही पड़ेगा आपको अलग से, वो मशीन के साथ नहीं आता है। और एक सॉफ्टवेयर अगर जब आप मतलब ऐसा भी होता है जैसे आप मशीन खरीद रहे हो, साथ के साथ पैकेज में लोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा आपको, लेकिन अगर आप बाद में 2-4 साल के बाद लगवाते हो तो बहुत महँगा पड़ता है। जैसे अभी हमारे यहाँ भी जो हमारे 3 टेस्ला एमआरआई मशीन है, वी हैव ऑलरेडी 3 टेस्ला एमआरआई, लेकिन वहाँ लाइसेंस नहीं है उसका डीटीआई का। अभी लगवाने के लिए इन लोगों ने प्रोसेस किया था तो ऑलमोस्ट 20 लाख का सॉफ्टवेयर है, 20 लाख का सॉफ्टवेयर है वो अलग से। और जब मशीन इंस्टॉल्ड हुई थी तो वो 11 लाख का ऑफर कर रहे थे, उस टाइम पे 10 लाख का करीब ऑफर कर रहे थे कि आप अभी ले लीजिए, हम 10 लाख का दे रहे हैं कंपनी के साथ, मशीन के साथ। नहीं लिया उस टाइम पे, अब उनको 20-30 लाख का पड़ रहा है, वो 18 लाख का पड़ रहा है। तो अभी हमारे एक और मशीन आई है, एमआरआई की नई मशीन आई है, उसमें फंक्शनल एमआरआई, स्ट्रक्चरल एमआरआई, डीटीआई, बहुत ही हाई-टेक सॉफ्टवेयर लिए हैं। कुछ सॉफ्टवेयर हमारी रिसर्च के भी हैं उसमें। एफएमआरआई, फंक्शनल एमआरआई, ब्रेन के फंक्शन की स्टडी भी होती है। ये सॉफ्टवेयर इंडिया में बहुत कम है। मोस्टली ये रिसर्च सेंटर्स में मिलेंगे आपके, ये इसमें भी है, पीछे जो इवास है उसमें होगा एफएमआरआई। सो ये मशीन के वेंडर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स आपको खरीदने पड़ते हैं। जैसे मैंने सिटी की बात करी, तो सिटी में परफ्यूजन होता है एक, अपने एक बार चेक करके देखना अपनी मशीन में परफ्यूजन है नहीं है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा आपको अलग से। फिर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके जाते हैं, फिर आप अपनी उस पे परफ्यूजन के अलग प्रोटोकॉल होते हैं, या फिर जैसे कार्डियक इमेजिंग है, कार्डियक का भी प्रोटोकॉल अलग से खरीदना पड़ता है आपको। तो कुछ मशीन के साथ आते हैं, कुछ आपको अलग से खरीदने पड़ते हैं। तो आप लोग, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी कि आपकी सिटी मशीन में कौन-कौन से सॉफ्टवेयर अलग से प्रोसेसिंग के लिए अवेलेबल हैं। कार्डियक का कैल्शियम स्कोरिंग है शायद आपके उसमें, तो एक बार चेक कीजिएगा कि हार्ट का 3D उसमें है या नहीं है, लंग्स परफ्यूजन का है नहीं है, लंग्स की क्वांटिफिकेशन का है नहीं है, बीएमडी वाला ऑप्शन है नहीं है। आपको पता है बोन की डेंसिटी और बोन का मिनरल आप सिटी से भी निकाल सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आपको कुछ कंपनीज़ देती हैं, कुछ खरीदने पड़ते हैं अलग से। तो आप अब अपनी सिटी मशीन में ये जाकर चेक करेंगे, आरती मैम से पूछिएगा कि कौन-कौन से हमारे यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास लेते हैं। कल मेरा मॉर्निंग में 9:30 से लेक्चर है एक्चुअली। चलो देखते हैं, कल हो सकता है 2 बजे लूँ मैं लेक्चर आप लोगों का। ठीक है? ओके आकांक्षा मैम। मुझसे हाँ, एक बार पूछ लेना, क्योंकि 9:30 से लेके 9:30 भी मेरा लेक्चर है, 11:30 भी मेरा लेक्चर है। तो हो सकता है मैं पोस्ट लंच लूँ फिर 2 बजे के आसपास।